हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास का छठा चैप्टर इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए अर्थात वोट देकर करते हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासन कैसे चुनते थे। हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए थे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। अर्थात जिस प्रकार वर्तमान में मतदान के द्वारा शासक चुने जाते थे, 3000 साल पहले ऐसा नहीं होता था। 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, अर्थात जिस यज्ञ की चर्चा ऊपर दी गई है वही यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। अर्थात जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे तो इसका नियम था कि एक घोड़ा को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण अर्थात घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अर्थात अपना आप को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। किन राजाओं के? तो जिन राजाओं के राज्य से यह घोड़ा विचरित करते हुए आगे बढ़ता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किए जाते थे, अर्थात विशेष पुजारियों द्वारा संपन्न किए जाते थे। इसके लिए उन्हें अर्थात पुरोहितों को उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार अर्थात गिफ्ट लाते थे। जैसा वर्तमान में भी होता कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते। उसी प्रकार पहले भी हुआ करता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। अर्थात ये जो अश्वमेध यज्ञ हुआ उनमें सबसे मुख्य स्थान किसका था? तो राजा का। उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। कौन? तो जो रथ का सारथी होता था वो, क्योंकि वह राजा का सहचर हुआ करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ वहां बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। जिस प्रकार अभी क्या होता कि घर में यदि पूजा होती है और यदि हम लोग किसी को बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, पूजा हम लोग करते हैं और वे लोग केवल देखते हैं। उसी प्रकार पहले भी जब राजा यज्ञ करते थे तो राजा और राजा के सगे संबंधी परिवार उस यज्ञ में भाग लेते थे
और बाकी जितने भी राजा उन्हें देखने आते थे वे केवल इस प्रक्रिया को पूरा होते हुए देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था, जो कि आप वर्तमान परिदृश्य में भी देख सकते हैं कि यदि आप घर में पूजा करते हैं तो पुरोहित अर्थात पंडित जी क्या करते हैं, सबसे पहले कलश से जल लेते हैं और आपके ऊपर छींटते हैं ताकि आप शुद्ध हो सकें। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, अर्थात उस समय विष अथवा वैश्य को पुरोहित जो है अपने से नीचा समझते थे, शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। देश के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। अब है वर्ण के बारे में। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। उनमें एक था ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। उत्तर भारत में इस समय जो है गंगा यमुना क्षेत्र में कई वेद रचे गए और चूंकि वे सभी वेद जो हैं ऋग्वेद के बाद रचे गए थे, जिस कारण उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। किसके अंतर्गत? तो उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। जो ये तीनों वेद हैं उनमें किस किस चीज़ का वर्णन है, तो इसमें पुरोहितों द्वारा रचित ये सभी जो ग्रंथ हैं वे पुरोहितों द्वारा रचित है। और इस ग्रंथ में अनुष्ठान और उनके संपादन विधि को बतलाया गया है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे, जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक अर्थात भोजन संग्रह करने वाले ये सभी निर्धन गरीब थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसे हम लोग वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य अर्थात काम निर्धारित किए गए हैं। पहला वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्यापन करना और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार दिए जाते थे। तो यज्ञ कौन करवाता था? तो यज्ञ वहाँ का शासक अर्थात राजा करवाता था और वही जो है इन ब्राह्मणों को उपहार दिया करते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना अर्थात क्षत्रिय का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या फिर वैश्य आते थे। इनका काम था कृषक, पशुपालक और व्यापारी अर्थात वैश्य के अंतर्गत कौन कौन आते थे? तो कृषक आते थे, पशुपालक आते थे और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की
सेवा करना था, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है, अर्थात औरतों को उस समय शूद्रों के बराबर माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय लोग महिलाओं को भी शूद्र की श्रेणी में रखते थे। आगे है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता था, जैसे अभी भी होता कि जन्म के आधार पर उनका वर्ण अर्थात जाति निर्धारित की जाती है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होते थे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक अर्थात भोजन संग्रह करने वाले शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाते थे या फिर जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना गया है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इन वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको दिया जाए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब आगे है, यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ये क्या है। चित्रित धूसर पात्र है। तो यह क्या है? यह एक धूसर पात्र का चित्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास तौर पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। यह क्या है? तो एक विशेष प्रकार का बर्तन। अनुमान लगाया जाता है कि यह बर्तन का प्रयोग विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए या मेहमानों के लिए भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे जनपद के बारे में। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अर्थात अब क्या होगा कि जन के राजा न कहलाकर अब क्या कहलाए? जनपदों के राजा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिए गए हैं, जिसे आपने पहले के वीडियो में देख लिया था। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके? तो जनपदों के। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसलें उगाते थे। तो इन फसलों को आप लोग याद रखें। आप लोगों से पूछा जा सकता कि उस समय कौन कौन से फसल उगाए जाते थे। 4 ऑप्शन दे देगा और एक बोलेगा छांटने के लिए। तो यदि आपको मालूम होगा तो आप लोग आसानी से छांट सकेंगे। आगे है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसके कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो यह मिट्टी का बर्तन कैसा होता था? तो धूसर या फिर लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं
जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। जैसा कि आपने इस चित्र में देखा तो यह था धूसर पात्र ही। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में मिले हैं। अब आगे है महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कुल महाजनपद में करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी या फिर ईंट या फिर पत्थरों की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अर्थात उस समय जो राजधानी थी उसे किलेबंदी अर्थात घेर दिया जाता था। कैसे? तो लकड़ी से, ईंट से या फिर पत्थरों से। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर दी और अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो आइए चलते हैं, मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है कुछ जनपदों के नाम, जिसमें कि रुकिए थोड़ा सा और बड़ा मैं कर देता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं वैशाली, कौशल, हस्तिनापुर, गंधार, कौशाम्बी, मगध, उज्जैन। तो ये कुछ महाजनपदों और उनके नगरों के नाम यहाँ दिए गए हैं। आगे है, इस तरह के किले के अंदर अर्थात वैसे किले जो चारों ओर से घिरे थे, उनके अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना अर्थात बड़ी योजनाओं की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। अब आप लोग जानते हैं कि उतनी बड़ी चार दीवारी बनानी होगी तो उसमें बहुत सारा ईंटा लगेगा और बहुत सारे पत्थर लगेंगे। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी। आगे है, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। अर्थात अब क्या होने लगा, तो अब जो है सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल उससे काम करवाए जाते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, जो कि पृष्ठ 92 पर चित्र देखे हैं, के रूप में होते थे। अर्थात जो उन्हें भुगतान किए जाते थे उनमें संभवतः आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। अब यहाँ ये दिया गया है, यह कौशाम्बी किले की दीवार है। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। यह ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो ये दीवार आप लोग देख सकते हैं। यह कहाँ है, तो कौशाम्बी किले की यह दीवार है, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास का है। अब आगे है कर अर्थात टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, जिस कारण उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी
अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब क्या करने लगे, अब नियमित टैक्स वसूलने लगे। अब आगे है इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग उस समय क्या करते थे, तो कृषि करते थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग अर्थात 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो भाग क्या था, तो भाग जो है कृषि पर लगने वाला कर है, जिसके अंतर्गत उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था। आगे है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। कारीगर उस समय टैक्स कैसे देते थे, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन महीने में उनसे काम करवाया जाता होगा, तो वो श्रम करके ही वो अपना टैक्स चुकाते थे पैसे देने के एवज में। जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था, अर्थात वे श्रम कर कैसे देते थे, तो उनके यहाँ कम से कम महीने में 1 दिन काम करके या फिर जैसा उन्हें निर्धारित किया गया हो। आगे पशुपालकों को जानवरों या फिर उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और आखेटकों तथा संग्राहकों, आखेटों अर्थात शिकारियों तथा संग्राहकों अर्थात संग्रह करने वालों को जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं उन्हें मिलती थी, उनमें से कुछ वस्तुओं को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब आगे है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, अर्थात अब क्या हुआ कि लोहे का आविष्कार हो चुका था, जो कि इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता तक ऐसा नहीं हुआ था। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज और बढ़ गई। दूसरी ओर लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिए, जैसा कि अब जो है किया जाता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा हुआ करता था। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी करती थी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर अर्थात वैसे खेतिहर मजदूर जिनके पास भूमि अर्थात ज़मीन नहीं है, वे दूसरों के ज़मीन पर काम किया करते थे। अब आगे है सूक्ष्म निरीक्षण, जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है मगध। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। तो आपको मैंने बताया था कि मगध कहाँ पर है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। तो याद रखेंगे कौन कौन सी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, तो गंगा और सोन जैसी नदियाँ। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन, तो गंगा और सोन जैसी नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इनके अलावा इन क्षेत्रों में
लौह अयस्क की खादानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। कौन? तो यह बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में कहा गया है। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर जो कि आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है को राजधानी बना दिया गया था। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। अर्थात इसकी क्या इच्छा थी? किसकी? तो सिकंदर की। तो वह जो है पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और वह जो है पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया गया? तो वे इस बात से भयभीत थे। कौन? तो उनके सिपाही अर्थात सिकंदर के सिपाही इस बात से भयभीत थे अर्थात डरे हुए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ सेना और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब दूसरा है, तो आइए पहले पढ़ लेते इधर बॉक्स में गण के बारे में। गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। तो गण किसे कहते? तो यह कई सदस्यों वाला एक समूह हुआ करता था। जबकि संघ है, संघ अर्थात संगठन या फिर सभा। तो इन दोनों शब्दों को आप लोग याद रखेंगे। इसका प्रयोग हो सकता है इसमें दिया रहे। तो दूसरा है वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या फिर संघ कहते हैं। तो आपने पहले ही गण और संघ के बारे में पढ़ लिया, इसलिए अब आपको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। गण या फिर संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अर्थात गण या फिर संघ में जितने भी व्यक्ति शासन करते थे उन सबों को राजा कहा जाता था। ये सभी राजा अलग अलग अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जैसा कि ऊपर अश्वमेध जैसे अनुष्ठान के बारे में बताया गया, वैसे ही ये राजा भी किया करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि आगे क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे अर्थात सलाह मशवरा लिया करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि गण एवं संघ की जो चर्चाएं होती थी उनमें कौन कौन जो है हिस्सा नहीं लिया करते थे। तो स्त्रियां, दास तथा कमकार। आगे है बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या फिर संघ से संबंधित थे, जिसके बारे में आप लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे अर्थात अगले चैप्टर में। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब आगे है वज्जी संघ का। यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है।
दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो याद रखेंगे दीर्घ निकाय क्या है, तो एक बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। किसे, दीर्घ निकाय को कब लिखा गया था, तो लगभग 2300 साल पहले, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। आगे है अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार, याद रखेंगे कि अजात शत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम वश्यकार था, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से करता है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो यह प्रश्न किसने पूछा, तो बुद्ध ने। किससे, तो अजातशत्रु के मंत्री वश्यकार से। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो इसे आप अपने भी जीवन में उतार सकते हैं कि आप लोग इन सबों को अपनाकर अपने आप को मजबूत कर सकते। अब आगे है वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते और उन्हें बंधक नहीं बनाते। शहरों तथा गांवों में चैतियों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या फिर जाने पर कोई रोक नहीं लगाते थे। तो यह किसने बताया, तो यह अजातशत्रु के मंत्री वश्यकार ने गौतम बुद्ध को बतलाया। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। अब आगे है, जब भारत में यह सब चल रहा था उस समय अन्यत्र अर्थात भारत से बाहर क्या चल रहा था। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली थी। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो नागरिकता किसे दी जाती थी, तो उन पुरुषों को जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई थी और जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो यह कहाँ के बारे में चर्चा की जा रही, तो यह जो है यूनान और एथेंस में के बारे में यह चर्चा की जा रही। इन सभी में सभी नागरिक भाग लेते थे, अर्थात इन सभाओं में शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। कभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं दिया गया था। एथेंस में खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि एथेंस में
किन लोगों को नागरिक अधिकार नहीं दिया गया? तो खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को। तो आज हम लोगों ने जाना राजा के बारे में कि राजा किसे कहते, अश्वमेध के बारे में, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र के बारे में। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को जानते हैं। तो नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले था। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हुआ था। और गण या फिर संघ राज्यों का अंत कब हुआ? तो लगभग 1500 साल पहले। तो आइए अब आप लोग इसके प्रश्नों को हल करें। मैं इसे आगे आपको दिखाते जाता हूं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर इसका उत्तर बनाएं, अर्थात हल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।